निकाल दो। हाँ, आवाज़ चेक कीजिए। लाइव स्टूडेंट्स आ रही है लाइव। देखिए, अपने जो टेस्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जो संडे को टेस्ट था, अभी जस्ट किस तारीख को टेस्ट था ये? 5 तारीख को जो टेस्ट था जस्ट अभी, उस टेस्ट पेपर को अपन देखते हैं कि उस टेस्ट पेपर में कैसे क्या क्वेश्चन थे। तो देखिए, उनको अपन डिस्कस करें। इसमें ये जो क्वेश्चन थे माइनर टेस्ट नंबर सेकंड, जो कि 5/12/2021 को था। अब इसके आप देखो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको थोड़ी 2-3 बातें मैं बता देता हूं, जो कि ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको याद ही रखने हैं। ये मानो आप, वो आपके काम आएंगे। वो अपने सोल्व किए हैं, अपने जब चैप्टर को पढ़ा है तब उन चीज़ों को अपन ने सोल्व किया है, लेकिन आपको सोल्व करने से ज़्यादा बेटर है उनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। सीधे एज इट ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सेकंड ग्रेड के अंदर, यहाँ तक कि लेवल असिस्टेंट के अंदर भी ऐसे कैसे वही क्वेश्चन है। तो फिक्स है एक तरह से। वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं देखिएगा। पहले उन पॉइंट के बारे में बता दें, फिर अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला तो ये है कि जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, उन सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं में सभी संरक्षण नियमों की क्या होती है? पालना होती है। पहली बात तो ये, सभी संरक्षण नियमों की पालना होती है जो भी क्रिया होती है। संरक्षण नियम ऐसा कोई नहीं है जिसकी पालना नहीं होती है, क्योंकि नियम ही ऐसे हैं नेचर के। दूसरा, जो अपन नाभिकीय विखंडन पढ़ते हैं, उस नाभिकीय विखंडन के अंदर जो द्रव्यमान की जो क्षति होती है, यानी जिसे अपन मास डिफेक्ट कहते हैं, उसकी वैल्यू जो आती है, जो आप रिएक्शन पढ़ते हो, कौन सी रिएक्शन बता रखी है मैंने आपको, ध्यान कीजिएगा। यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार कर रहे हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहा है। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया है कि जरूरी नहीं है बेरियम क्रिप्टॉन ही बने, ये जिनोन स्ट्रांसियम भी हो सकते हैं। ये कौन कौन से और बन सकते हैं? एंटीमनी और नियोबियम भी बन सकते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन संख्या 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन मोस्टली अपन जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वो वाली जिसमें कि बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहे होते हैं। और उस रिएक्शन के लिए द्रव्यमान क्षति ध्यान रखिएगा कितनी बता रखी है मैंने? 0.22 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये मैंने आपको बताई हुई है। डायरेक्ट डेटा याद रखिएगा, क्योंकि वहां रिएक्शन देख करके आपसे कैलकुलेशन कराया है, बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट याद रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, अगर एक AMU द्रव्यमान, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अगर ये ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाता है, अपन इसे अगर ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। किसको? एक AMU द्रव्यमान को। तो इससे जो प्राप्त ऊर्जा है वो एप्रोक्स आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेटा आपको ध्यान रखना ही है। वैसे अपन ने कैलकुलेशन करिए इसकी, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से अपन ने कैलकुलेट करके निकाला है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर अपन 1 ग्राम U-235 काम में ले रहे हैं, ऐसे मैंने क्वेश्चन के रूप में आपको कराया हुआ है कि अगर 1 ग्राम U-235 का अगर आप नाभिकीय विखंडन करा रहे हैं 1 ग्राम का, ध्यान रखना, तो इससे कैलोरी के रूप में जो ऊष्मा निकल रही है, वैसे तो मैंने ऊर्जा आपको कौन कौन सी निकाली थी इसकी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, जूल के रूप में, और फाइनली चेंज की थी फिर कैलोरी में। कैलोरी में कितनी आई थी? 2 इंटू 10 टू पावर 10 कैलोरी। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपन ने हल तो कर रखा है। एक आप फिर ध्यान रखिएगा कि जो नाभिकीय विखंडन है उसको होने के लिए एक मिनिमम द्रव्यमान चाहिए। जिस द्रव्यमान पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है उस द्रव्यमान को कहा था क्रांतिक द्रव्यमान। क्रांतिक द्रव्यमान
यानी कि क्रिटिकल मास, और उस क्रांतिक द्रव्यमान का मास U235 के लिए जो था कितना लिया था आपने, 10 किलोग्राम लिया था। इससे कम है अक्रांतिक, इससे ज़्यादा है अतिक्रांतिक, ये अपन ने नाम लिए थे। तो ये डेटाज आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, इन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चंस अपने पेपर में भी थे, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चंस थे। अब अपन अपने एक एक क्वेश्चन को अपन अब डिस्कस करते हैं। देखो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1 मोल यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मान लगभग होता है, यानी कि एक नाभिक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही था, इसको भी लिख ही देता हूं मैं नंबर 5 पे। अगर एक U235 नाभिक है, अगर इसका नाभिकीय विखंडन होता है तो इससे लगभग ऊर्जा कितनी आती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ध्यान रखिएगा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि 0.22 AMU हो रही है हानि, एक AMU से कितनी ऊर्जा है भाई, 931.5 है, 931.5 है ना एक से, और इतनी द्रव्यमान क्षति हो रही है, तो 931.5 को 0.22 से गुणा करें आप, लगभग 200 आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आंसर कितना आएगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये लो, तो देखो 5 कॉन्सेप्ट है। द्रव्यमान क्षति 0.22 AMU, एक AMU के तुल्य ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरा, 1 ग्राम U235 से कितने कैलोरी उष्मा, 2 गुणा 10 की घात 10 कैलोरी। ध्यान रहेगी चीजें, ये अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है, आपने सोल्व किया हुआ है। क्रांतिक द्रव्यमान यूरेनियम के लिए कितना है, 10 किलोग्राम। यूरेनियम 235 के एक नाभिक के नाभिकीय विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे होती है, 0.22 को मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, लगभग 200 आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आंसर आ गया, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। क्लियर है? तो ये तो शायद क्या है, हाँ द्रव्यमान क्षति 0.22 है, हाँ एक है ये, बिल्कुल एक नाभिक के लिए है ये। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक AMU है, और एक AMU को जब अपन ऊर्जा के रूप में बदलते हैं तो उससे ऊर्जा कितनी मिलती है, 931.5, तो सीधे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक AMU द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा 931.5 है। तो अगर आपसे इतना AMU कहा जाए, कितना एटॉमिक मास यूनिट, कितना 0.22, तो 0.22 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, लगभग 200। तो अपने पास ऑप्शन में देख लो आप, 200 के आसपास कोई सा दूसरा है ही नहीं, सारे 200 से दूर दूर है, तो 200 वाला ऑप्शन हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर होगा सर, लगभग सभी का सही होगा टेस्ट पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई, इसको भी अपन सोल्व करते हैं। अभी 2 नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि R1/R2 कितना है, 1:2 है। इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात निकालना है A1/A2। देखिए भाई, द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या के मध्य जो संबंध है, वो संबंध देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि किसी नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के क्या होती है, समानुपाती होती है, घनमूल के समानुपाती। याद रखें, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब आप इसे यूं ले सकते हो, R1/R2। भाई ऐसे दे रखा हो, जब भी समानुपाती में तरीका बता रखा है फॉर्मूला बनाने का, तो इसे आप क्या ले सकते हो, A1/A2 पावर 1/3। इसका मतलब आप इसे कैसा ले लोगे, अगर आपसे इसमें उल्टा पूछा है भाई, A1/A2 पूछा है, तो बताइए इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू R1/R2 की पावर 3 हो जाएगी। ये तो भाई दोनों तरफ पावर क्यूब, ये क्यूब कर दो, इसका क्यूब करते हैं, यहाँ तो क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना है, R1/R2 1/2 है, इसके ऊपर पावर कितनी कर देंगे आप, 3, तो 1:8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही आ गया, ये लो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन सबका सही था ये भी टेस्ट में। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अपन। एक AMU के तुल्य ऊर्जा है, याद ही रखने की थी, 931.5 की जगह ऑप्शन 931 आ रहा है, सीधा ये टिक होगा। अगर ये 931.2 कह दे, 3 कह दे, या 931 930 कह देता तो भी यही टिक होता, क्योंकि और तो बाकी इससे क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है।
निकाल चुके हैं आप, देख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाएं। रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, उसकी औसत आयु क्या होगी? देखिए, अर्ध आयु और औसत आयु के बीच में संबंध अपन को पता होना चाहिए। अर्ध आयु आपको दी हुई है और औसत आयु ये ज्ञात करवाना चाह रहे हैं। अर्ध आयु का मतलब है T, ये आपके पास है 1600 वर्ष, और माध्य आयु यानी औसत आयु ये आपको कैलकुलेट करनी है। इनके बीच की रिश्तेदारी देखो, याद करो, टो इज इक्वल टू क्या था? 1.443 इंटू टी। अब आपके पास इसमें से क्या दिया हुआ है? 1.443। टी की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है? 1600 है। दोनों को गुणा करो, लगभग 2300 के आसपास आ रहा है मामला। तो 2308 आ रहा है ना ये। तो अगर ये 2308 वर्ष आ रहा है ना, इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड हो गया। तो कुछ पॉइंटों का चक्कर है, बाकी और तो इसके आसपास है ही नहीं। क्लियर है क्वेश्चन? नोट करते जाओ, देखो साथ साथ ही। चार तो सही थे, बिल्कुल ही सही थे भाई। इसमें देखो, अगर क्वेश्चन सही होंगे तो फिर वो बिल्कुल ही सही होंगे, ऐसा नहीं कि आधा सही था। ये तो फोटोन की तरह या तो अवशोषण पूरे का ही होगा या फिर नहीं होगा, समझ गए आप? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या तो पूरे इलेक्ट्रॉन का ही होगा, आधे का थोड़ी होगा। तो वैसे भी जब सही होगा तो फिर पूरा ही होगा ये, या फिर पूरा ही गलत होगा। बिल्कुल सही की संभावना यही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। भारी स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या n, प्रोटॉन संख्या z में संबंध होता है। z में संबंध होता है, इस पे ध्यान दो। देखो थोड़ा सा पर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें। कोई भी नाभिक, दो ही नाभिकों में ये गुण है कि वो एक दूसरे में बदलें, एक तो भारी नाभिक और एक हल्के नाभिक। जो हल्के नाभिक है वो आपस में मिलकर के भारी नाभिक बनाने का प्रयास करेंगे, और जो भारी नाभिक है वे टूट करके हल्का बनने का प्रयास करेंगे। यानी कि यूं कह सकते हैं, जो मध्यवर्ती नाभिक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। ये चीज अपन ने बहुत अच्छे से क्लियर की थी ग्राफ से, है ना। इस तरह का ग्राफ था, देखो यहां आपने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B बार ली थी, यहां आपने द्रव्यमान संख्या A ली थी। ये ग्राफ इस तरह से था, यूं इस तरह से ग्राफ आया था। तो इसमें आपने देख लिया था कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किसकी आ रही है? जो मध्यवर्ती है ना। मध्यवर्ती नाभिक सबसे अधिक स्थायी होते हैं। इसका मतलब ये भी इसमें बदलना चाहते हैं और ये भी इसमें बदलना चाहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है? अगर हल्के नाभिकों के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, सुनना मेरी बात को, अगर Z यानी कि प्रोटॉन की संख्या और N क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या, अगर ये बराबर है तो हल्के नाभिक कैसे हैं? स्थायी हैं। अगर दोनों का मान बराबर है तो। अगर न्यूट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो ध्यान रखना, स्थायित्व का गुण खत्म हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा नाभिक। नाभिक क्या हो जाएगा? टूटना शुरू। यानी नाभिक के स्थायी बने रहने के लिए, यह बात किसके लिए है? हल्के नाभिक के लिए। ये हल्के नाभिकों के लिए, चलो पूरा ही लिख देते हैं। हल्के नाभिकों के लिए Z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? N। Z का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे अपन एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और N क्या है? न्यूट्रॉन संख्या बराबर होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि हल्के स्थायी नाभिकों के लिए Z N अपॉन में Z का मान होता है 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन ग्रेटर देन 1। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए मान 1 होता है। स्थायी नाभिक का है तो हल्के स्थायी नाभिक के लिए Z और N का मान क्या होगा? समान होगा। यानी कि दोनों अगर समान है तो इनका अनुपात कैसा आएगा? 1 आएगा। ये तो चीज क्लियर हो गई। फिर अपने पास क्वेश्चन में कौन से नाभिक है भाई? ये तो भारी नाभिक की बात कर रहे हैं। तो चलो अपन ने हल्के की भी बात कर ली, साथ साथ कॉन्सेप्ट को लपेट लिया, एक के साथ साथ दूसरी चीज हो गई, बाय वन गेट वन फ्री वाली बात है। तो
है ना, हल्के भारे के साथ हल्का मिल गया आपको, ये लो पहला। और अगर भारी नाभिक है उनके लिए भी यही बात अप्लाई होती है। अगर दोनों बराबर हैं तब तो नाभिक स्थायी बना हुआ है। अगर और स्थायी बना रहना चाहता है तो भैया न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जानी चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा हो गई तो मामला फिर बिगड़ जाएगा। फिर क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। कौन? नाभिक। यानी कि अपने पास अब देखो, भारी स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या n, प्रोटॉन संख्या z में संबंध होता है। n इज लेस देन z। भैया ये तो संभव नहीं है, अगर z बड़ा हो गया तो नाभिक तो तुरंत ही टूटने का चालू काम शुरू कर देगा। n इज इक्वल टू z सही है, सही है। अभी आगे और देखेंगे, पहले क्या पता दूसरा और भी कुछ कह दे तो। फिर n इज ग्रेटर देन z, यार ये भी स्थायित्व को तो दर्शा रहा है। न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया तो स्थायी तो हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर चौथे को देख ही लें, फिर अगर ये बात आ गई तो अरे इन दोनों को सही बता रहा है, दोनों एक में आ गए। इसका मतलब n यानी न्यूट्रॉन की संख्या या तो प्रोटॉन से ज्यादा हो या उसके क्या हो, बराबर हो। तो बताओ ये गलत है क्या? नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये गुड है। ये तो क्या है, फिर लास्ट में बेस्ट हो गया ऑप्शन। अपन को ऑप्शन में गुड, बेटर, बेस्ट ही तो छाटना है, यानी ये बात सही है। अब अपन ये देखें कि भाई ऐसा क्यों होता है। अब जरा उसको थोड़ा जान ले अपन। जैसे नाभिक के अंदर भैया प्रोटॉन है, ये देखो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, सही बात है। अब एक बात बताओ, नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो कभी होता नहीं है, लेकिन नाभिक से बीटा कण निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। दो तरह के होते हैं, बीटा माइनस, बीटा प्लस। बीटा माइनस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। अब होता क्या मामला है कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है ये टूटेगा, किस में बदलेगा? न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन बदल गया, प्लस इससे बीटा प्लस निकलेगा। निकल गया कि नहीं निकल गया? समीकरण संतुलित है कि देखो, बैलेंस तो है यार। द्रव्यमान संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन संख्या 1, प्रोटॉन संख्या 1, मतलब आवेश बराबर है, मामला समीकरण संतुलित है। इस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, और जैसे ही न्यूट्रॉन में चेंज हुआ ये क्या बना? पॉजिट्रॉन। और ये नाभिक से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और नाभिक अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। सब अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं नेचर के अंदर। पूरा यूनिवर्स, एटम से लेकर के यूनिवर्स तक क्या चाहता है? अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो यहां उसको स्थायित्व मिल जाएगा। लेकिन ये जो अपन ने इक्वेशन देखी है ना, इस इक्वेशन में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा साथ साथ। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ भी ले किसी भी तरह से, वैसे आपके लेवल से परे है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें, भाई अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसको अपन डिस्कस कर ही लें। ये जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इनका जो चक्रण होता है प्लस माइनस हाफ होता है। खूब पढ़ा है अपन ने, क्या होता है? प्लस माइनस हाफ होता है। बोलो सही है क्या बात? बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये जो प्रोटॉन है इसका चक्रण क्या हो गया? प्लस माइनस हाफ हो गया। अगर चक्रण एक होता तो इन्हें अपन बोसोन कह देते इन कणों को, और वो किसका होता है? फोटोन का। लिख चुके हैं। अब आ जाओ, ये न्यूट्रॉन है, ये भी भाई प्लस माइनस हाफ है। प्लस माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, प्लस माइनस का मतलब ये कौन है भाई? पॉजिट्रॉन है। वही मामला, प्लस माइनस हाफ है, सही है ना। अब जरा इस समीकरण पे आप ध्यान देंगे तो एक चीज नजर आएगी। अगर सपोज करो ये दोनों प्लस होते, मैंने ये मान लिया कि ये जो है चलो प्लस है, अगर ये दोनों प्लस होते तो इसका मान टोटल क्या होता? 1 होता। देख लो 1 होता कि नहीं होता अगर ये दोनों प्लस में होते तो? अरे भाई रिएक्शन के बाद, लेकिन यहां तो मामला हाफ ही रहता। सोचने की बात है। अगर सपोज करो एक प्लस और एक माइनस होता तो टोटल 0 होता कि नहीं होता? इधर का हिसाब किताब देखो, 0 होता है ना। चलो ये बात भी समझ में आ रही है, 0 होता। और दोनों अगर माइनस होते तो माइनस का 1 होता। भाई ये भी माइनस, ये भी माइनस, इन तीन के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आ रही है क्या? नहीं दिख रही ना। तो अब देखो भैया हिसाब किताब, या तो -1 हो रहा है, या प्लस में 1 हो रहा है, या 0 हो रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? या तो ये प्लस में हाफ होगा या ये माइनस में हाफ होगा। समीकरण संतुलित नहीं बैठ रही है।
इसका मतलब कोणीय संवेग संरक्षण नियम की पालना नहीं हो रही है इस अभिक्रिया में, ऐसा लग रहा है। लग रहा नहीं लग रहा? लेकिन कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ये प्रकृति के मूल सिद्धांत हैं, इनके तो एक्सेप्शन लेंगे नहीं अपन। तो फिर ऐसा क्या हुआ इस अभिक्रिया के अंदर? इसको सुलझाना बड़ा मुश्किल काम था। समीकरण तो संतुलित आ गई, लेकिन कोणीय संवेग संरक्षण नियम की पालना नहीं हो रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस समस्या को दूर किया पाउली ने, या कह सकते हैं न्यूट्रिनो परिकल्पना दी एक। पाउली ने क्या की? न्यूट्रिनो परिकल्पना दी। क्या नाम है साइंटिस्ट का? पाउली। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो पाउली का अपवर्जन नियम वगैरह। उन्होंने एक न्यूट्रिनो परिकल्पना दी। उन्होंने ये कहा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटता है ना नाभिक में, तो उसके साथ साथ एक कण और निकलता है जिसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो बोलते हैं, जिसका द्रव्यमान 0 है, जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, जिस पर आवेश है ही नहीं, आवेशहीन है। अब उसकी खोज करना बड़ा मुश्किल मामला हो गया। जिसका द्रव्यमान नहीं, जिस पर आवेश नहीं, कैसे खोजेंगे भाई? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, वो भी बहुत मुश्किल काम था, इसीलिए नोबेल पुरस्कार मिला था चैडविक को। तो यहां पर इसके साथ साथ एक अपन और प्लस कर देंगे, और वो है न्यूट्रिनो, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। अब इसका चक्रण प्लस माइनस हाफ, ये उन्होंने कह दिया। अब बताओ, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? अगर ये दोनों मिलकर 0 हो गए तो वो बच गया ना। तो इस तरह से नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन किस में टूटता है? न्यूट्रॉन में, यानी भारी नाभिकों में। और वो किस में चेंज हो जाएगा? हल्के में बदल जाएगा। प्रोटॉन कम हो गया, हल्का हो गया कि नहीं हो गया भाई? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा मतलब परमाणु क्रमांक ज्यादा, प्रोटॉन कम। हाँ, प्लस माइनस हाफ होता है, बिल्कुल। लेकिन होगा वही जो इसको बैलेंस करने के लिए होगा। अगर ये प्लस में तो प्लस में बनेगा, माइनस है तो माइनस में। इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वही चक्रण रहेगा उसका, ताकि कोणीय संवेग संरक्षण नियम की क्या हो सके? पालना हो सके। तो यहां जाकर के अपनी रिएक्शन क्या होती है? पूरी होती है। एक बार आप इसे नोट कर लो, देखो, ताकि चीज आपके क्लियर हो सके। क्वेश्चन तो छोटा सा था, लेकिन अपन ने इसकी पूरी चीज को जानने का प्रयास किया है ना। ये तो बात मैंने लिख दी है हल्के नाभिकों के लिए, और ये नंबर 2 किसके लिए है भाई? भारी नाभिकों के लिए। भारी नाभिकों के लिए, भारी नाभिकों के लिए क्या होगा? अब सुनो, ये हल्के नाभिक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हल्के में अगर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलेंगे तो क्या होगा? और भी हल्का हो जाएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ये भारी नाभिक के लिए लिखे है मैंने। हाँ, नीचे वाली भाई हल्के नाभिक के लिए तो बराबर होगा, इसके लिए ज्यादा होना चाहिए। भाई इस रिएक्शन से थोड़ा याद रहेगा ना आपको, ये प्रोटॉन किस तरह से न्यूट्रॉन में चेंज होता है। और ये E+1 है, इसका नाम पॉजिट्रॉन है ना, कण का नाम। और ये न्यू बन रहा है, इसका नाम क्या है? न्यूट्रिनो। हो गया? ये प्रोटॉन है, मैं लिख ही देता हूं इनके नाम, है ना। ये तो है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन, और ये है दूसरा वाला जो पार्टिकल है, कौन सा? ये न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो हो गया क्वेश्चन।
ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्या भैया, हाँ चक्रण प्लस माइनस हाफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, नाभिकीय क्रियाओं में, भैया ध्यान रखना, नाभिकीय क्रियाओं में आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, सारे संरक्षण अप्लाई होते हैं। इस क्वेश्चन को टाइप होने में मिस्टेक हो गई है। देखो कैसे, सुन लो। द्रव्यमान में संवेग नियत रहते हैं, बात तो सही है भैया। नाभिकीय क्रियाओं में या अभिक्रियाओं में द्रव्यमान और संवेग नियत रहते हैं, बात सही है। ऊर्जा और संवेग नियत रहते हैं, सही है। आवेश और संवेग नियत रहते हैं, सही है। ऊर्जा और आदेश नहीं है, ये आवेश आएगा ना, गलत प्रिंट हो गया। और आवेश यहां पर सभी सही है। इसमें देखो द्रव्यमान की क्षति होती है लेकिन ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। अब देखो, लेकिन अपन को छांटना जैसे इसी में से ही है, सुनना मेरी बात को, अगर अपन को छांटना इसी में से ही है, तब अगर मजबूरी है कि आपको तो इनमें से ही सिलेक्ट करना है भाई। दो चोर है, आपके लिए देखना है कौन सा चोर नहीं है, वो वाली बात हुई। इसका मतलब अपन कम वाले को देखें तो यहां अपन क्या देखेंगे कि द्रव्यमान व संवेग नियत रहते हैं। संवेग तो नियत रहता है, मामला सही है। द्रव्यमान की अगर अपन क्षति मानते हैं तो द्रव्यमान को अवॉइड करते चलो। ऊर्जा और संवेग नियत रहते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ऊर्जा और आवेश नियत रहते हैं, ये भी सही है। आवेश और संवेग ये भी नियत रहते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या आएगा, नाभिकीय क्रियाओं में कौन नियत नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में फिर अपन किसको करेंगे, द्रव्यमान और संवेग को कह सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन टाइप होने में मिस्टेक हो गया है कि इसके अंदर जो था एक ऑप्शन ऐसा था जो कि इसमें नियत नहीं है, वो राशि अलग थी। यानी ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन बन गया एक तरह से, भाई बेकार क्वेश्चन हो गया। पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो जबकि अपन देखते हैं नाभिकीय क्रियाओं में सभी क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एज ए क्या है भाई, बोनस क्वेश्चन हो गया है। हाँ बिल्कुल है, वही ध्यान मुझे, वो पूरा टाइप नहीं है शायद, है ना, उसमें भी मिस्टेक ही होगी सेम ही, है ना। हाँ तो ये थोड़ा सा अपन को देखना है। तो यहाँ ध्यान रखना, नाभिकीय क्रियाओं में आवेश और संवेग नियत रहता है। मेनली तो ऑप्शन में शायद थर्ड दिया है आपके आंसर की में, देखो है ना, आंसर की में क्या दे रखा है, थर्ड। उसके पीछे का रीजन एक्सप्लेनेशन अगर कोई पूछे इसमें तो आप यूं बता सकते हो इसके लिए, अगर कहे तो देखो भाई, ऊर्जा किसके साथ जुड़ी हुई है, द्रव्यमान के साथ। तो ऊर्जा यहां आ गई, फिर ऊर्जा है क्योंकि वो भी तो रिलीज होती है दूसरे रूप में। फिर ऊर्जा और संवेग आ गया, फिर ऊर्जा आ गई यहां पर, फिर यहां ऊर्जा आ गई, फिर यहां द्रव्यमान आ गया। ऊर्जा का मतलब द्रव्यमान के रूप में आ गया। तो इसलिए ये ऑप्शन आपको उसमें दिया हुआ है। इसलिए आप देखना आंसर की में अपने जो आंसर है वो आवेश और संवेग नियत रहता है, ये कह रखा है ना, आवेश संरक्षण और ये कह रखा है। तो इनमें से अगर किसी एक को अगर सिलेक्ट अपन को करना पड़े तो फिर अपन को यही लेना पड़ेगा, ये मुझे पता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन वाकई में अपने आप में अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है, क्योंकि सभी राशियां सभी संरक्षण नियमों की क्या होती है, पालना होती है। लेकिन फिर भी किसी एक को सेलेक्ट ही करना पड़े, मान लो ये कहा जाए कि आंसर तो आपको इन्हीं में से देना है, तो अपन क्या देखेंगे, द्रव्यमान की तो क्षति हो रही है, द्रव्यमान क्षति हो रही है, ऊर्जा भी दूसरे रूपों में निकल रही है, कोई विस्फोट हो रहा है, कोई क्या हो रहा है। इसका मतलब दो तो मामले गड़बड़ हो गए। ऊर्जा को कैसे संतुलित कर रहे हैं अपन, क्यू लिख करके प्लस में। इसलिए ऊर्जा और द्रव्यमान को छोड़ते हुए सोचो। अब आप, अब ऊर्जा और द्रव्यमान को छोड़ते हुए अपन सोचते हैं तो देखो, पहला ऑप्शन हट गया, दूसरा ऑप्शन हट गया, चौथा हट गया, कौन सा बच गया, तीसरा बच गया कि नहीं बच गया। इसलिए आंसर अगर इसी में से छांटना है तब तो ये होगा, नहीं तो क्वेश्चन वैसे ये गलत है, ठीक है ना। मैंने देखो एक हर प्रकार से एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको कि इसी में से अगर लेना है तब तो अपन को थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर क्वेश्चन को अगर अपन देखें अपने व्यू से तो क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन में चेंज करें तो ये होगा संरक्षित नहीं है, या ऐसे है, या फिर एक और टाइप और का है इसमें, या तो उपरोक्त सभी कुछ इस तरह से, है ना। हाँ वो है ना इस तरह से। तो अभी अगर जैसे यही क्वेश्चन है, अगर जैसे मान लो कि इसको तो चेंज नहीं करना चाहते अपन एग्जाम में, इसी में आंसर सेलेक्ट करना है, कई बार होता है ऐसी समस्या भैया, तो ऐसी स्थिति में फिर अपने पास कौन सा ऑप्शन है, इसमें थर्ड ऑप्शन है। ध्यान रखना इस चीज का। और देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे आने भी चाहिए, क्योंकि इससे अपन को ये आइडिया एक्सपीरियंस अपना होता है कि आप देखना आपके सेकंड ग्रेड के या एलए के पेपर के अंदर, स्पेशली मैं एलए की बात करूँ तो 2016 के पेपर में देखना फिजिक्स के और जीके के जो क्वेश्चन थे उनमें काफ़ी करेक्शन था, बायो क्वेश्चनों में भी था। 18 वाले के अंदर 2-3 क्वेश्चनों में ही था करेक्शन,
सेकंड ग्रेड में तो हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो कि वाकई में गड़बड़ दिए जाएंगी। वो जानबूझ के दिए जाते हैं, स्टूडेंट उसमें उलझा रहता है अनावश्यक रूप से, स्टूडेंट उसमें अनावश्यक रूप से उलझा रहता है, जबकि वहाँ उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बाद में डिलीट करने होते हैं उनको। और होते इजी क्वेश्चन है, वो गौर करना, क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, यही सिखाने के लिए एक तरह से आपको ये कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का है कि सभी संरक्षण नियमों की इसमें क्या हो रही है, पालना हो रही है, लेकिन फिर भी अगर जिद कर ले कि नहीं छाटना तो इसी में से ही है, तो फिर मैंने कारण बता दिया आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान। अभी अभी आपने ग्राफ देखा था, देखो ये आ जाओ, यहां द्रव्यमान संख्या A है, यहां प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B बार ली थी। याद करो ग्राफ ऐसे कुछ बनाया था, यूं इस तरह से अगर ये ग्राफ आ रहा था तो इस ग्राफ से आपने देखा था कि जो मध्यवर्ती नाभिक है उनकी ऊर्जा क्या होती है, प्रति न्यूक्लियन ज्यादा होती है, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ही नाभिक के स्थायित्व का क्या होती है, मापक होती है। नाभिक के स्थायित्व का क्या है, मापक है, यानी कि इसका मान जितना ज्यादा होगा नाभिक उतना अधिक स्थायी होगा। तो आपसे कोई कारण पूछा जाए, हल्के नाभिक मिलकर के भारी बन रहे हैं, भारी टूट करके हल्के बन रहे हैं, इसका मतलब वो क्या चाहते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़े उनकी, तभी तो स्थायित्व आएगा। तो मध्यवर्ती नाभिकों की ऊर्जा क्या आएगी, प्रति न्यूक्लियन ज्यादा आएगी। ग्राफ अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब देखो हल्के नाभिकों के लिए अधिक होता है, नहीं, भारी नाभिकों के लिए अधिक होता है, नहीं, मध्यम नाभिकों के लिए अधिक होता है, सही बात है। सभी नाभिकों के लिए समान होता है तो लड्डू है, संभव ही नहीं है। कौन सा हो गया, मध्यम नाभिकों के लिए क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 8, विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान होता है। अब उस विखंडनीय पदार्थ का नाम क्या है, U235। कितना है भाई उसका, 10 किलोग्राम। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो हल्के नाभिकों के संलयन से, अभी अभी बात की है अपन ने, अन्य नाभिक बनता है जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, क्योंकि ताकि उसको स्थायित्व मिले, स्थायित्व मिले यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उसकी क्या हो, ज्यादा हो। तो अब ऑप्शन देखो, हल्के नाभिकों की बंधन ऊर्जा अधिक होती है। अरे यार, बंधन ऊर्जा अगर अधिक होती तो फिर वो हल्के नाभिक स्थायित्व में आ जाते, टूटते नहीं, सॉरी जुड़ते नहीं। हल्के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है। अन्य नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है, ये सही है। अन्य नाभिक का मतलब दो के मिलने से जो नाभिक बन रहा है, अब अन्य नाभिक वही तो हो गया, यानी मध्यम नाभिक हो गया, या फिर बड़े नाभिक के टूटने से जो नाभिक बन रहा है वो अन्य नाभिक हो गया, तो उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, ज्यादा। फिर चौथे और को देख लें, फिर दो नाभिकों को मिलाने से ऊर्जा सदैव उत्सर्जित होती है। अरे ये तो खैर अपने लिए तो ये है स्थायित्व के लिए, हो गया क्लियर। दो हल्के नाभिकों के संलयन से अन्य नाभिक बनता है, जो भी कोई नाभिक बन रहा है उस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ध्यान रखना, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नहीं है, प्रति न्यूक्लियन स्थायित्व कौन दर्शाएगा, प्रति न्यूक्लियन। ऑप्शन में दिया जा सकता है कि नाभिक के स्थायित्व का मापक है बंधन ऊर्जा या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो ध्यान रखना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है ना। तो ऑप्शन कौन सा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, करेक्ट। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु भट्टी आधारित है। भैया देखो, परमाणु भट्टी तो आधारित है नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, यह सिद्धांत है इसका। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, दोनों को ध्यान रखना। यहां किसके लिए पूछा गया है, परमाणु भट्टी यानी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। ऑप्शन देखें, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर पहला ही आ गया है, तो अनियंत्रित तो कौन आएगा, परमाणु बम। इस पर परमाणु बम है। नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन दोनों में होता है, नाभिकीय विखंडन तो नाभिकीय रिएक्टर में भी होता है और किस में होता है, परमाणु बम में भी होता है। नाभिकीय संलयन कहां होता है भाई, सूर्य पर, और सूर्य और तारों में। इसलिए विनाशकारी है क्योंकि हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम में संलयन की क्रिया उच्च ताप और दाब पर होती है। उसमें उच्च ताप के लिए पहले परमाणु बम से विस्फोट कराना पड़ता है, पहले परमाणु बम से उसमें विस्फोट कराएंगे तब उच्च ताप मिलेगा,
उसके बाद वो संलयन का कार्य होगा, और संलयन में ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू किसके, विखंडन के। इसलिए हाइड्रोजन बम है वो अधिक विनाशकारी होगा अपेक्षाकृत किसके, परमाणु बम के। सूर्य तारों में है, परमाणु बम में, नाभिक के विखंडन पर, नाभिक के विखंडन दोनों में है ही है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन के परमाणु से, यदि इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ई है, यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई हो गई, तथा नाभिक से न्यूक्लियन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है, ई एन है। अब ध्यान दो भैया, नाभिक के जिस तरह से, आप एक चीज सीख लो, जिस तरह से परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं, जिस तरह से परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से नाभिक में भी क्या है, ऊर्जा स्तर है। ये अपन उच्च स्तर पर जानते हैं इन चीजों को। जिस तरह से परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या है, नाभिक में भी ऊर्जा स्तर है। लेकिन इनकी ऊर्जाओं में बहुत बड़ा अंतर है। जहां परमाणु के ऊर्जा स्तरों की, यानी कि कक्षाओं के ऊर्जा स्तरों की कोटि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, अरे पहले की कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में होती नहीं होती। लेकिन नाभिक के लिए यही कोटि होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसकी ज्यादा हुई, नाभिक की। ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा हो गई, 10⁶ का फर्क आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि नाभिक से प्रोटॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। कम ऊर्जा की आवश्यकता है, इसमें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है। ये ज्ञान कैसे हुआ, ये ऐसे पता चला जब नाभिक से रेडियोएक्टिव जो पदार्थ होते हैं ना, तो उनसे जैसे बैकुरल किरणें निकलती हैं। बैकुरल किरणें कहते हैं अपन अल्फा बीटा गामा को। जब भी नाभिक से अल्फा कण निकलेगा, जब भी नाभिक से क्या होगा, अल्फा कण निकलेगा, तो नाभिक क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। जैसे परमाणु में ऊर्जा स्तर नहीं आते हो उत्तेजित अवस्था में, तो वो अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा अल्फा कण के निकलते ही। अब वो जब वापस से अपनी मूल अवस्था में लौटेगा तो क्या करेगा, उस जितना एनर्जी का गैप आ गया ना, उस एनर्जी गैप को किसके रूप में निकालेगा, गामा किरण के रूप में। जिसके ऊपर हाई पावर है, उसके पास हाई एनर्जी है, गामा किरण के पास भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है इसकी। और फिर इसके बाद जैसे ही बीटा कण निकलेगा, फिर वापस से उच्च अवस्था में आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर वापस क्या निकालेगा, गामा किरण, और वापस से मूल अवस्था में आ जाएगा। यानी कि जब भी नाभिक से अल्फा और बीटा कण निकलेगा तो हमेशा नाभिक किस में आएगा, उत्तेजित अवस्था में, और गामा किरण निकलेगी। और गामा किरण की ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज़्यादा। क्यों होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नाभिक से रिलेटेड है, और नाभिक के लिए ऊर्जा का मान क्या है, ज़्यादा है। मैंने उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दिया है सारा। अब क्वेश्चन को देखें अपन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताओ कौन ज़्यादा होनी चाहिए, नाभिक वाली ज़्यादा होनी चाहिए ना। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ ई एन इज ग्रेटर देन क्या होगी, ई होगी। तो अब देखो ऑप्शन में, पहले के अंदर ई एन लेस देन आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। दूसरे में ई इज लेस देन ई एन, मतलब वही है। ये लो दूसरा ऑप्शन हो गया इसका, तो हो गया। तीसरे की बात करें, बराबर तो संभव ही नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तब है जब अपन को पता ही नहीं है। ये ऑप्शन तब आता है जब अपन को ऑप्शन पता नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्लियर हो गई चीज ये। तो देखो इसकी धारणा, नाभिक के लिए ऊर्जाएं किस कोटि की होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, मेजर डिफरेंस है। और इलेक्ट्रॉन की किस कोटि की होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की। कोटि का मतलब उसके आसपास, जैसे 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसी तरह से ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ले लें, ये अपन क्या ले लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, 13, 12, 10, 8, 5 ऐसे। तो ये अपने पास इसमें डिफरेंस आ गया है। और ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी अल्फा या बीटा कण निकलेगा तो उसके बाद हमेशा कौन निकलेगी, गामा किरण निकलेगी। क्यों, ताकि नाभिक अपने ही वापस से पूर्व अवस्था प्राप्त कर ले। और इसी से ये प्रूफ होता है कि नाभिक में भी क्या है, ऊर्जा स्तर है, जिस तरह से परमाणु में है। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12, गामा किरणों की उत्पत्ति का कारण है। जस्ट अभी अपने डिस्कस कर लिया ये, तो बताओ क्या है, परमाणु के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से नहीं, नाभिक के स्तरों में संक्रमण से। उनमें संक्रमण हो रहा है ना, उच्च कक्षा से वापस निम्न में आएगा, वो निम्न लेवल के अंदर। नाभिक की क्रिया के कारण, बंधन ऊर्जा के कारण, तो क्या आ गया, नाभिक के स्तरों में संक्रमण से। अब एक चीज इस क्वेश्चन के साथ साथ याद रखो आप,
क्या याद रखनी है? ध्यान रखना, गामा किरण का उत्सर्जन तो किससे होता है? क्या आंसर आ रहा है आपके पास? नाभिकीय ऊर्जा स्तरों के डिफरेंस की वजह से, उनके संक्रमण की वजह से। लेकिन अगर आपसे एक्स किरण की उत्पत्ति पूछ ले, किसकी पूछ ले? एक्स किरण की। ये तो गामा किरण के लिए पूछा है, एक्स किरण की उत्पत्ति। अगर ये आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना, एक्स किरण की उत्पत्ति होती है अगर किसी भारी नाभिक पर भारी नाभिक कौन हो सकता है? मोलिब्डेनम, है ना। भारी नाभिक पर इलेक्ट्रॉन पुंज की बौछार कर दी जाए। अगर भारी नाभिक पर इलेक्ट्रॉन पुंज आके टकराएगा तो उससे कौन निकलेंगी? एक्स किरणें निकलेंगी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। गामा किरण का तो आपके क्वेश्चन में आ गया कि नाभिक के स्तरों में संक्रमण से उत्पन्न होती है, लेकिन एक्स किरण की उत्पत्ति क्या होती है? भारी नाभिक पर इलेक्ट्रॉन पुंज की बौछार से होती है। और इलेक्ट्रॉन पुंज के समूह को क्या बोलते हैं? कौन सी किरणें होती हैं? कैथोड किरणें बोलते हैं उनको। और धन किरणों वाली को, यानी कैथोड किरणों की बौछार हो तो उससे किसकी उत्पत्ति होगी? एक्स किरण की। अपने क्वेश्चन के साथ साथ लपेट लिया, आप लिख लेना। जहां आपके पास पेपर होगा उस पेपर में आप क्या कर लें, इसे नोट कर लें। सर, रेडियो न्यूक्लियस का हाफ टाइम और मीन लाइफ में रिलेशन। विपिन जी देखो, अभी बताया था कि रेडिएटिव पदार्थ के लिए जो मीन लाइफ है वो ये होती है 1.443 इंटू टी। टी यहाँ पर है हाफ लाइफ और टो क्या है यहाँ पर? मीन लाइफ होती है। ये इनमें रिलेशन है। अच्छा, लॉग के रूप में पूछ रहे हैं तो देखो, लॉग के रूप के अंदर ये ऐसे आता है। लॉग के रूप में अगर अपन देखें, पिछली बार क्वेश्चन आया था आपको सेकंड में, लॉग के रूप में हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो ये है log E2 अपॉन में लैम्डा। इसे log n के रूप में लिख देते केवल। और हाफ लाइफ का है, बताओ मैंने क्या बता रखा है हाफ लाइफ का? हाफ लाइफ का 1 अपॉन में लैम्डा। ये सीधा ही, ये सीधा 1 अपॉन में लैम्डा ही है। ये लो भाई, ये दोनों में रिलेशन जो आप विपिन जी आपने पूछा है, ये तो है रिलेशन मीन लाइफ और हाफ लाइफ में, और ये है log के रूप में फॉर्मूला। ये तो है किसका? हाफ लाइफ का, और ये है मीन लाइफ का। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12। इसके साथ एक अपन ने एक्स किरण की उत्पत्ति भी जान ली है साथ साथ, है ना। किसी रेडियोएक्टिव श्रेणी के अंतिम तत्व, ध्यान रखना अंतिम तत्व की बात कर रहा है। अब ध्यान करो, जब रेडियोएक्टिव अपन ने पढ़ा था शुरू में मैंने एक बात बताई थी कि रेडियोएक्टिवता है क्या। प्रकृति में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे हमेशा विकिरण निकलते रहते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ। और पदार्थ के इस गुण को अपन बोलते हैं रेडियोएक्टिवता। अब ये अपने आप चलता है, इस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। प्रकृति के अंदर ये क्रिया क्या होगी? ऑटोमेटिक चलती है। ना अपन इसे ताप से प्रभावित कर सकते हैं, ना दाब से कर सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। और ये क्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि रेडियोएक्टिव पदार्थ किसी स्थायी नाभिक में ना बदल जाए। रेडियोएक्टिव पदार्थ किसी स्थायी नाभिक में ना बदल जाए, और वो स्थायी नाभिक लास्ट में जाकर के सीसा बन जाता है। यही है। अब आप बताओ, जब स्थायी नाभिक में वो पदार्थ बदल गया है, अब आगे उसका विघटन होगा क्या? नहीं होगा। और जिसका विघटन नहीं होगा उसका अर्धायुकाल कैसा होगा? अनंत। टूटेगा ही नहीं, वो तो अनंत हो गया। और आपको पता है क्षयांक अर्धायुकाल का उल्टा लेंगे अपन। अगर वो अनंत है तो क्षयांक क्या होना चाहिए? 0। शायद अपनी चीज नोट्स में लिखी है, लिख रखी ना कि भाई स्थायी नाभिकों के लिए अर्धायुकाल अनंत होता है, यानी कि क्षयांक क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन देखें भाई, 0 हो गया। ये लो। अब पता है ये दो ऑप्शन तो आपके हट जाएंगे चुपचाप से ही। अब कंफ्यूजन यहां हो जाता है, या तो अनंत होगा या 0 होगा। यहां इस जगह आकर के कंफ्यूजन होता है कि या तो अनंत होगा या फिर क्या होगा? 0 होगा। तो याद कैसे रखिएगा, जो स्थायी नाभिक है, स्थायी नाभिक मतलब जिसको जो टूटेगा ही नहीं, तो उसके लिए तो समय है ही नहीं, अनंत हो गया समय। और समय अनंत हो गया तो क्षयांक इसका उल्टा है, यानी कि क्या हो गया? अनंत का 0।
ध्यान रखना इस चीज का। ये अगर ऑप्शन में आया एक के साथ दूसरा जरूर आएगा, अनंत के साथ शून्य जरूर आएगा क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 अपन ने सल्टा दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि मैं आपसे पूछता था, ध्यान आ रहा है। क्या कह रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक रेडियोधर्मी पदार्थ 20 बीटा कण प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रहा है। 20 खर्चा 100 कर रहा हूं। यदि ताप 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, यानी डबल कर दिया जाए, दुगना ही हो गया 10 से 20, तो बताओ कितने उत्सर्जित करेगा अब? जितने कर रहा था उतने ही करेगा, जितने कर रहा था उतने ही करेगा। समझ गए क्यों? क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिविटी ताप से प्रभावित नहीं होगी, ताप से दाब से प्रभावित नहीं होगी, किसी भी अम्ल या क्षार से प्रभावित नहीं होगी। खूब अच्छे से ठोक ठोक के मैंने बताया था। मैंने कहा था रेडियो पदार्थ पर अगर अपन सांद्र H2SO4 गेर दें तो सक्रियता में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो क्वेश्चन केवल आपको भ्रमित करने के लिए था। कितने गड़बड़ कर चुके हैं इस क्वेश्चन में? कर दिया सबने सही? गलत हो गया? अरे करके नहीं आया, कंफ्यूज। अच्छा, बीटा का नाम सुन के नहीं किया, है ना। मैंने कहा ना क्वेश्चन ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है, देखो अपन कर लेते हैं ऐसा। कई बार क्या है, क्वेश्चन इजी होता है लेकिन अपन उस चीज पे गौर कर नहीं पाते हैं। हाँ पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने कहा ना ऐसा क्वेश्चन है नहीं हो। तो इसका मतलब अब भैया 10 डिग्री सेल्सियस पर 20 है तो 20 पर भी कितने निकलेंगे? सॉरी 10 पर कितने हैं? 20 बीटा करें तो इस पर भी 20 ही आएंगे। पहला ही आ गया, लो हो गया। क्यों? कारण आप लिख सकते हो रेडियो एक्टिविटी किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया से प्रभावित नहीं होती। वन वर्ड, यही लाइन याद रखनी है कि रेडियो एक्टिविटी किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया से प्रभावित नहीं होती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपन ने सबसे पहले विशेषताओं में लिखा है। अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन तो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है अगर आप तरीके से हल करो तो। अगर फॉर्मूले में उलझ गए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तरीके से कैसे है देखो, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। इस पेपर का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे। यदि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा 5 दिन में 10% घट जाती है, 10% घट जाती है मतलब 90 रह गई, 90% बच गई। अब 90% अगर ये बच गई है तो ये कह रहे हैं प्रारंभिक पदार्थ की मात्रा 20 दिनों के बाद लगभग रह जाएगी। लगभग का मतलब अपन को इजी कर दिया मामला, लेकिन इस लगभग ने कुछ ज्यादा ही लगभग दे दिए। देखो आप गौर करो ऑप्शन में 60, 65, 75, 70। लगभग का मतलब है जैसे आपके 70 आना है तो आपके 69 आ गया तो अपन 70 मान लेंगे, 71 आ गया तो 70 मान लेंगे। ये नहीं कि अपने पास अगर 69 आ गया तो अपन उसे 65 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अब देखो, अब अपन क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा 5 दिन में 10% घट जाती है। अगर मैंने मान ली कि इसकी मात्रा 100 है, इसको बोलते हैं श्रीधाचार्य का सूत्र, या श्रीधाचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं, तरीका बोलते हैं। श्रीधाचार्य नाम सुना है, जिन्होंने द्विघात समीकरण का हल दिया है, बिल्कुल ये उन्हीं के कारनामे हैं। तो देखो भैया जैसे पदार्थ की मात्रा 100 है, अब इसमें गौर करो 5 दिन में, ये लो भाई 5 दिन दे दिए अपन ने इसको। आफ्टर 5 डेज 10% घट गया, यानी कि ये कितना रह गया? 90 रह गया भाई। अब सुनो, अगले 5 दिन में फिर 10% घटेगा, ये आ गया है 90 आफ्टर 5 डेज। अब आफ्टर ये 5 डेज हो गए तो अब तो ये 10 डेज हो गए यार, 5 और 5 10 दिन हो गए। यानी कि अगर इसे, चलो इसे 5 ही ले लो आप अपने हिसाब से ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फिर 5 दिन बाद, इसके 5 दिन बाद, अब 90 का 10% फिर कम कर दो। 90 का 10% 9 होता है, 81 बच गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हो गया है 81 बच गया। अब आ जाओ अगले 5 दिन बाद, ये है वही 81, वही आफ्टर 5 डेज 81 का 10% 8.1 हो गया। 8.1 को 81 में से घटाओ, कितना? 72.9। कितने दिन हो गए भैया? 5 और 5 10 और 15 ही हुए। इसने बात कितने दिन की कही है? 20 दिन की कही है। ये लो भैया, फिर इसका मतलब 72.9 आफ्टर वही 5 डेज।
अब 72.9 का 10%, 7.29 हो गया। 7.29 को 72.9 में से घटाओ, 65 वो कुछ ही बताना है। हाँ लगभग पूछा तो फिर आंसर आ गया, फिर भी कुछ निकाला तो बताइए दो। सर सही सही बताना दे है ना। तो भैया इसका मतलब ऑप्शन कौन सा चला गया, तीसरा आ गया अपना, है ना। ये लो भाई 65.6 का ना, ये बच गया। हाँ भाई आगे क्या करना, मतलब लगभग पूछा है ना उसने, पहले लगभग कह दिया, पूरा मान तो पूछा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो कुछ ही तो पूछ रहे थे। तो 65.61 हो गया ना क्वेश्चन, ये नोट कर लो देखो इसे ना। बस हो गया आधा काम पूरा अपना, है ना, आधा काम हो गया। क्वेश्चन लॉजिकली थे, है ना, फैक्ट थे, मतलब एक तरह से क्वेश्चन लॉन्ग कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आपके लॉन्ग कैलकुलेशन आती भी नहीं है, अपने तो लॉजिकली या फैक्ट ही आते हैं, है ना। हो गया क्वेश्चन, नोट कर लिया नहीं। अगर मान लो ये कहता कि 25 दिनों बाद, तो फिर और 10% इसका कम कर लेते हैं ना। फॉर्मूला लगता है फिर इसमें n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी वाला, फिर उस फॉर्मूले में अपन दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, कैलकुलेशन जटिल आ जाती है। इसलिए श्रद्धाचार्य ने तरीका बता दिया और अपन ने उसको फॉलो कर लिया, इजी तरीके से हो गया। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माध्य आयु के तुल्य समय में किसी प्रतिदर्श के कितने प्रतिशत परमाणु अविघटित रहेंगे। तो ध्यान रखना, ये तो मैंने फैक्ट बता रखा है, वैसे सोल्व करके बताया हुआ है ना, ये हल करने की जरूरत थोड़ी दोबारा। माध्य आयु के तुल्य जो समय होता है, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है कई एग्जामों में, बहुत बार, एक तरह से डायरेक्ट फैक्ट है ये मान लो एक क्वेश्चन अपन ने कॉन्सेप्ट के रूप में लिख रखा है कि अगर किसी रिएक्टिव पदार्थ के लिए वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या, यानी अगर माध्य आयु दे दी है आपको समय, तो माध्य आयु में 37% बचती है, या 1/E रह जाती है, या 63% क्या होती है, विघटित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने करा रखा है। क्या कह रखा है मैंने कि अगर स्मॉल t = टो हो, तो हल करके बता देता हूं वापिस से फिर भी। तो देखो फॉर्मूला ये था, n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब स्मॉल t = ये है, तो बताओ n n0 e की पावर माइनस लैम्डा को लैम्डा रहने दो, टो का मान क्या होता है 1 में लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दें भाई, तो क्या रह गया n0 e की पावर -1, यानी कि n = n0 में e, यानी माध्य आयु के तुल्य समय में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान की 1/E रह जाती है, या इसे कैसे 1/E का मान 0.37, 1/E बोला है मैंने, E नहीं बोला ना, तो 1/E का मान क्या है 0.37 लगभग, वैसे 0.3698 कुछ ऐसी संख्या आती है, मतलब वही बात कुछ आती है ना। ये आ गया n0, यानी कितना परसेंट हो गया ये प्रारंभिक मान का, 37% हो गया कि नहीं हो गया, प्रारंभिक मान का 37% हो गया, यानी कि इसे आप कह सकते हैं 37% ऑफ n0। अब n0 क्या है, सॉरी n क्या है, बचा हुआ मान, यानी अविघटित। तो देखो माध्य आयु के तुल्य समय में किसी प्रतिदर्श में कितने प्रतिशत परमाणु अविघटित, वैसे परमाणु की जगह नाभिक होना चाहिए शब्द में, अविघटित रहेंगे, तो ध्यान रहे 37%। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह देते कितने प्रतिशत विघटित हो गए, 63%, और वो ऑप्शन में है आपके, देख लो
तो याद रखना 37%। तो आप कह सकते हैं इसलिए विघटित कितने होंगे 63%। मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्ट थे आपके इसमें, मतलब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे सारे के सारे, न्यूमेरिकल वैल्यू के बजाय कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, यानी 63% विघटित, 37% बचे। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। 17 इसके आंसर की में गलत है, करेक्शन कर लेना आप, ठीक है ना। आपकी में देखो करेक्शन है उसमें, रेडियो एक्टिव तत्व के 2 नमूनों से प्रति सेकंड। नमूनों का मतलब है सैंपल, वैसे नमूने के कई अर्थ निकलते हैं, है ना। आप उस तरह का तात्पर्य मत लेना, यहां नमूने से तात्पर्य सैंपल यानी प्रतिदर से, है ना। N1 और N2 है, बीटा कण प्राप्त होते हैं, कोई से भी कण प्राप्त हो रहे हो। प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया, ये विघटन की दर हो गई। अरे भाई प्रति सेकंड विघटन की दर हो गई, विघटन की दर मतलब सक्रियता हो गई। बस सक्रियता हो गई तो दिमाग पे आ जाओ, सक्रियता किसके समानुपाती होती है, लैम्डा तो कांस्टेंट है, एन के समानुपाती होती है भाई, याद करो, माइनस dn अपॉन में dt, लैंग्वेज का ही फर्क है। उसका परिमाण यही क्या थी, सक्रियता थी, और ये बराबर कौन था, लैम्डा n थी। एक पदार्थ के लिए लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, तो बताओ इसका मतलब सक्रियता किसके समानुपाती हुई, n के। अब ये क्या कह रहे हैं कि N1 और N2 बीटा कण प्राप्त होते हैं तो नमूने में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, N1 अपॉन में N2 हो गया कि नहीं हो गया, कि समानुपाती है। तो क्या आंसर आ जाएगा भैया, N1 अपॉन में N2। ऑप्शन में आपके इनमें से कोई नहीं दे है शायद, उसमें प्रिंटिंग में ना गलत प्रिंट हो रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, करेक्शन कर लेना आंसर की के अंदर, N1 अपॉन में N2, क्योंकि ये उसके क्या है, समानुपाती है। यह बीटा कण कर देख कर छोड़ दिया होगा, है ना। खैर कोई बात नहीं ऐसा। तो आंसर की में वही करेक्शन कर लेना ना आपकी में, यहां आंसर क्या आएगा, N1 अपॉन में N2, क्योंकि प्रति सेकंड कह रहे हैं, प्रति सेकंड यानी सक्रियता, सक्रियता किसके है, संख्या के समानुपाती है, नाभिकों की। और नाभिक की जगह सवाल में क्या कह रहे हैं, परमाणु कह रहे हैं, तो परमाणु है जब भी तो नाभिक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया, देखो सही था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। एक रेडिएटिव तत्व की अर्धायु 60 मिनट है, यानी कि कैपिटल T, ये आपको दिए है भैया 60 मिनट। ऐसा क्वेश्चन कराया सर मैंने ना, 60 मिनट है तो 3 घंटे बाद बचे हुए पदार्थ की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। भाई ये भी आवर्स में है तो इसको भी आवर्स में चेंज कर लो, ये तो 1 आवर्स हो गया ना, और T कितना है, 3 आवर्स। प्रतिशत मात्रा कैसे लेंगे, N अपॉन में N नॉट, ये तो अंश कहलाता है। प्रतिशत के रूप में लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो। और बताओ मुझे सच्ची फॉर्मूला, N अपॉन में N नॉट का मतलब 1 अपॉन में 2 की पावर स्मॉल t अपॉन में कैपिटल T था, इंटू 100। ये लो वैल्यूज रख दो, स्मॉल t का मान कितना है, 3 है क्या, 3 है, तो ये लो 3 ही हो गया भाई। अपन तो स्टेप पूरी करेंगे, यानी कि ये तो हो गया 2 की घात 3 का मतलब 1/8 हो गया है, इंटू 100, 8 से भाग दे दो 100 के अंदर, 12.5, यानी कि 12.5% है क्या कहीं, ये रहा है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का रिपीटिशन है, एज क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 से इसको चेक करें भाई, है ना, रिपीट हो गया इसमें। चलो अब एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लें। 1 ग्राम U235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मान लगभग है, ये तो आपको कराया हुआ है 2 × 10⁻10 कैलोरी, अच्छे से कराया हुआ है, पूरे फैक्ट के रूप में लिखा है। ये तो अपन ने ध्यान करो, अपन ने इसको इलेक्ट्रॉन कैलोरी, जूल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब में लिखा है ना।
ये आपका पेपर हो गया। अब आप चेक कर लेना कितनी आपकी स्कोरिंग हो रही है। ठीक है भैया, चलो अब अपन आगे अपने चैप्टर को जारी रखें। चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे ना। या इसको चेंज करने की बताने की जरूरत थोड़ी है आपको। देखो ध्यान रखना, ये तो कैलोरी वाला तो आपने याद कर लिया था, इसके साथ जूलोरी में जूल में जो वैल्यू थी ना, याद करो जूल में क्या थी? 8.2 थी। जूल के अंदर थी ये 8.2, 10⁻⁻10 जूल ये थी, है ना। जूल में अगर वैल्यू पूछे तो याद रखिएगा डायरेक्ट से। ये सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरह का ये। और अगर वैसे आपने देखा तो 5.125 आ रही थी ना, ये वैल्यू अपन ने निकाल ली थी इसके अंदर। ये आपके क्लियर थी सारी चीजें। ये तो भाई कंप्लीट हो गया आपका। अब अपन जो पढ़ रहे थे उसकी बातें कर ले लो। जो अपने चैप्टर पे अपन चल रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन? प्रकाश का अपवर्तन चल रहा था, है ना। प्रकाश के अपवर्तन में वैसे 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मैक्सिमम सही है आपके? हाँ बीटा वाला, वो तो जानबूझ के गलत कर दिया, कोशिश नहीं की उसकी। बाकी और सब सही है ना। बाकी उसमें तो आवेश और वही क्या होगा? आवेश और संवेग क्या होगा ना, बिल्कुल सही है वो, क्योंकि वही सही मानेंगे अपन उसे। नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। अब कल अपन फिर अपना चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे ना। बेटा वो 6 बजे आएंगे आज। वो क्या कोई कॉलेज में उनके प्रोग्राम है?